गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना पांचवा और लास्ट चैप्टर जो कि वातावरण, उसके संसाधन एवं उनका संरक्षण है, इन्वायरमेंट, इट्स रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन। इस चैप्टर से तुम लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम में 24 मार्क्स का यानी सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, इसी चैप्टर से आता है, इसलिए इसको भी अच्छे से तुम लोग प्रिपेयर करोगे। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि वातावरण क्या है और वातावरण में नाइट्रोजन चक्र, इसके महत्व और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी हम लोग फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत लेंगे। सेकेंड टॉपिक जो है इसमें प्रदूषण, पॉल्यूशन, जिसमें हम लोग वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, मृदा प्रदूषण या सॉइल पॉल्यूशन, शोर या ध्वनि प्रदूषण, साउंड पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक जो है वातावरण व मानव आबादी, जिसमें इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें हम लोग मुख्यतः दो टॉपिक को देखेंगे, बढ़ती आबादी की समस्याएं और दूसरा वातावरण और मानव स्वास्थ्य। और चौथा टॉपिक जो है जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, इसके अंतर्गत हम लोग जैव विविधता के महत्व, इसके क्षति का कारण और सुंदर वन की समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता की संरक्षण को कैसे की जा सकती है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले वातावरण या इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट या वातावरण किसको कहते हैं। तो जीव जहाँ भी रहता है उसके चारों तरफ जो कुछ भी मौजूद है, जो जीव को प्रभावित करता है, उसको वो समस्त चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वातावरण या इन्वायरमेंट। तो वातावरण सजीव को घेरे हुए जैविक सजीव वस्तुएं भी हैं और निर्जीव भी। तो देखो, इन्वायरमेंट या वातावरण किसको कहेंगे, जीव के चारों तरफ स्थित वे समस्त जैविक एवं अजैविक घटक, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, जो जीव को प्रभावित करते हैं उनको वातावरण हम लोग कहते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग कि वातावरण में जैविक और अजैविक दोनों घटक है। तो वातावरण के घटक को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं, जैविक और अजैविक घटक। अजैविक घटक में क्या क्या चीज़ आएगा, तो अजैविक घटक में वातावरण के मिट्टी, जल, वायु, प्रकाश, ताप आदि आएंगे जो निर्जीव वस्तुएं हैं। और वातावरण के जैविक घटक में पौधे, जंतु और सूक्ष्म जीव जितने भी हैं वो वातावरण के जैविक घटक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। तो वातावरण का जैविक और अजैविक घटक जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और एक दूसरे के साथ संतुलन बनाकर रहता है। तो किसी भी कारण से अगर जैविक अजैविक घटक का संतुलन बिगड़ता है तो वातावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। तो हम लोग देखेंगे आगे जैव मंडल, जैविक घटक में हम लोग देखेंगे कि जैव मंडल किसको कहते हैं, यानी जीव कहाँ पे निवास करते हैं। तो जैव मंडल किसको कहेंगे, बायोस्फीयर। तो पृथ्वी के ऊपर वायु में, जल में, स्थल में, सभी जगह हम लोग देखते हैं कि जीव पाए जाते हैं। तो उन सभी स्थानों को जहाँ जीव पाए जाते हैं उसको ही हम लोग जैव मंडल या बायोस्फीयर कहते हैं। तो देख रहे हैं हम लोग बायोस्फीयर को, जीवों की प्राप्ति कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, उसके अनुसार तीन भाग में हम लोग इसको बांट सकते हैं, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो स्थल मंडल या लिथोस्फीयर किसको कहेंगे, पृथ्वी का जो ठोस भाग है उसको हम लोग लिथोस्फीयर या स्थल मंडल कहते हैं। जल मंडल पृथ्वी का जलीय भाग, हाइड्रोस्फीयर इसको कहते हैं। और वायुमंडल क्या है,
पृथ्वी का पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण होता है, हवा का जो आवरण होता है, उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, जो समुद्र तल से करीब 300 किलोमीटर तक इसका विस्तार होता है। तो इन सभी जगहों में जीव पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे मेनली वायुमंडल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रोजन चक्र के बारे में जानकारी लेना है। तो हम लोग देखें कि वायुमंडल में विभिन्न गैसें उपस्थित होती हैं, गैसों का मिश्रण होता है वायुमंडल में। तो देखेंगे कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हवा में, वायु में उपस्थित होता है, जिसमें नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। तो नाइट्रोजन गैस करीब 77 से 78% के लगभग में पाया जाता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो 20 से 21%, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो 0.03 से 0.04%, जल वाष्प 1.04% के करीब, और अन्य अक्रिय गैसों के साथ और भी गैसें जो है वो 0.80% के लगभग पाई जाती है। तो जीवधारी जितने भी हैं वो इन गैसों का उपयोग लगातार करते हैं विभिन्न कार्यों के लिए, विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए। जैविक जो कंपोनेंट है वातावरण के, जो जितने भी जीवधारी हैं वो इन गैसों का, इन तत्वों का लगातार उपयोग करते हैं। और अगर ये लगातार उपयोग करते हैं तो उसको पुनः वातावरण में फिर कहाँ से इसकी प्राप्ति होती है, क्योंकि अगर वातावरण में पुनः ये वापस नहीं लौटेगा तो क्या होगा कि धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएगा, ये तत्व या ये गैस जितने भी हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसके लिए वातावरण में एक साइक्लिक क्रम होता है, जिसको हम लोग जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तो देखिए किसको कहेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल। तो जीवधारियों को अपने शारीरिक निर्माण, जैविक क्रियाओं के संचालन और विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न तत्वों की आवश्यकता होती है, जो इन्हें अपने वातावरण से प्राप्त होता है। और ये तत्व एक चक्रीय क्रम में एक तरफ वातावरण से लिए जाते हैं, जीव जंतुओं के बीच आते हैं ये तत्व, और दूसरी तरफ से ये पुनः वातावरण में लौटा दिए जाते हैं, पुनः वातावरण में इनकी आपूर्ति बनी रहती है। तो इस तरह से जैव भू रासायनिक चक्र लगातार चलता रहता है, जिसके कारण सजीव और निर्जीव पदार्थों का जो है संतुलन बना रहता है। तो वातावरण एवं जीवधारियों के बीच चक्रीय क्रम में विभिन्न तत्वों के आवागमन की क्रिया को ही जैव भू रासायनिक चक्र या बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। और इस चक्र के संचालन से पौधे, जंतुओं, वातावरण तथा अजैव पदार्थों के बीच परस्पर निर्भरता स्थापित रहती है, और सजीव निर्जीव के बीच संतुलन भी बना रहता है। तो इस तरह के चक्र हैं ऑक्सीजन चक्र, कार्बन चक्र, जल चक्र, नाइट्रोजन चक्र। तो हम लोगों के सिलेबस में मुख्य रूप से नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, अध्ययन करना है। तो आगे हम लोग नाइट्रोजन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम लोग अब यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल को समझेंगे। तो नाइट्रोजन हम लोग जानते हैं कि जीवधारियों के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, और जीवधारी इसे अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, क्योंकि वातावरण में इस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा और अन्य गैसों की तुलना में सबसे ज़्यादा 77 से 78%, 77 to 78% ये वातावरण में मौजूद है। और जीवधारी इसे क्यों ग्रहण करते हैं? क्योंकि ये प्रोटीन का एक आवश्यक अवयव है, बिना इसके प्रोटीन का गठन संभव नहीं है। और प्रोटीन की ज़रूरत जीवधारियों को सब समय पड़ती है, चाहे वृद्धि हो, चाहे मेटाबॉलिक या जैविक क्रियाओं का संचालन हो, जीव द्रव्य का निर्माण हो, सभी के लिए ये आवश्यक तत्व के रूप में है। इसके अलावा डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स, हार्मोन्स सभी में नाइट्रोजन की मुख्य भूमिका होती है। लेकिन
नाइट्रोजन जो है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन, इसको कोई भी पौधा या प्राणी प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण नहीं कर पाता, बल्कि विभिन्न प्रकार के यौगिक के नाइट्रेट लवण के रूप में इसको ग्रहण करना पड़ता है। तो क्या होता है नाइट्रोजन चक्र में, हम लोग देखेंगे कि यह एक नाइट्रोजन चक्र जो है वो एक चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें एक तरफ से नाइट्रोजन का खपत होता है, नाइट्रोजन ली जाती है वायुमंडल से, और दूसरे तरफ से पुनः वायुमंडल में नाइट्रोजन को वापस लौटाया जाता है। अगर जीवधारी इसे वापस वायुमंडल में ना लौटाए तो क्या होगा, वायुमंडल में इसकी कमी होने लगेगी और जीवों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। तो क्या होता है नाइट्रोजन चक्र में कि चक्रीय विधि द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन मिट्टी तथा जीवों के शरीर में प्रवेश कर पुनः मिट्टी तथा जीवों के शरीर से वायुमंडल में मुक्त होती है। एक बार इसका उपयोग किया जाता है और दूसरे तरफ से इसको पुनः वातावरण में लौटाया जाता है, जिसके कारण वातावरण में इसका संतुलन बना रहता है, इसकी मात्रा जो है वो बरकरार रहती है और जीवों का जीवन इस तरह से संभव रहता है। तो हम लोग देखेंगे ये नाइट्रोजन चक्र किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन विभिन्न तत्वों के साथ संयुक्त होकर नाइट्रेट लवण का गठन करता है, क्योंकि नाइट्रेट लवण के रूप में ही पौधे इसे जड़ों द्वारा अपने अवशोषित कर प्लांट्स में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इस जब जंतु इस प्लांट्स को ग्रहण करते हैं, खाते हैं, तो यह जंतु में पहुंचता है और जंतु प्रोटीन का गठन होता है। अब जंतु और जितने भी जीवधारी हैं, जब मलमूत्र के त्याग करते हैं या जब जंतुओं की, पेड़ पौधों की मृत्यु होती है, तब इनका विघटन क्रिया होता है और जिसके द्वारा नाइट्रोजन इनके शरीर से पुनः नाइट्रेट लवण के रूप में वापस मिट्टी में मिला दिया जाता है, और मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन वियोजनीकरण बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा पुनः नाइट्रेट लवण का विघटन होकर और वायुमंडल में ये नाइट्रोजन मुक्त कर दिया जाता है। यह एक प्रक्रिया जो है वो चक्रीय क्रम में होती है, जिसको हम लोग नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। तो ये क्रिया जो है वो मुख्यतः 4 स्टेजेस में होती है, 4 चरणों में होती है। फर्स्ट चरण जो है उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा स्टेप है अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। तीसरा चरण है नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन, और चौथा स्टेप जो इसका है विनाइट्रीकरण या नाइट्रोजन त्याग, डिनाइट्रिफिकेशन। तो यहाँ हम लोग इस चित्र के माध्यम से नाइट्रोजन चक्र को और नाइट्रोजन चक्र के चारों स्टेप्स, चारों चरण के द्वारा किस तरह से ये कंप्लीट होता है उसको समझेंगे। तो देखो यहाँ पे वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वातावरण में मौजूद है 77 से 78%। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है वो सरल और घुलनशील और कार्बनिक यौगिकों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया में बदलता है, जिसमें ये 3 जो क्रियाएं हैं, 3 क्रियाओं के द्वारा यह परिवर्तन होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया को बदलने के लिए 3 क्रियाएं होती हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, दूसरा है जैविक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और तीसरा है कि औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो अब तीनों प्रक्रिया के द्वारा नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया के रूप में यहाँ पे मिट्टी में नाइट्रोजन मिला दिया जाता है, और
अब इस नाइट्राइट का उपयोग पौधे करते हैं और पौधे इनके द्वारा अपने शरीर में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। जब पौधे को जंतु ग्रहण करते हैं तो ये प्रोटीन जो है वो जंतु प्रोटीन के रूप में और नाइट्रोजन उसके साथ जंतु प्रोटीन के रूप में यहाँ पहुँच जाता है। अब जब पौधे और जंतु में उत्सर्जन की क्रिया होती है, मल मूत्र त्याग करते हैं ये, या इनकी जब मृत्यु होती है, पेड़ पौधे जब सड़ते गलते हैं, तो विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं द्वारा इनमें अमोनीकरण की क्रिया होती है। जीवाणुओं के द्वारा इनमें अमोनीकरण की क्रिया होती है, जिससे क्या होता है अमोनीकरण में, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी प्रोटीन का विघटन होता है बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा, और ये प्रोटीन जो है वो अमोनिया के रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को अमोनीकरण, जो कि दूसरा चरण है नाइट्रोजन चक्र का। अब अमोनिया के रूप में यहाँ हम लोगों को मिला। अब अमोनिया का परिवर्तन होगा नाइट्राइट के रूप में। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, नाइट्रीकरण, जो कि तीसरा चरण है। नाइट्रीकरण में क्या होता है, अमोनिया जो है ये 2 चरण में होगी, 2 स्टेप में होगी। पहले अमोनिया जो है वो नाइट्राइट में बदलेगी नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा, और फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट के रूप में बदलेगा जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा। इस तरह से नाइट्राइट अमोनिया पहले एक यूज़ हुआ और फिर पुनः मिट्टी में वापस मिला दिया गया। अब इस नाइट्रेट लवण को पुनः वायुमंडल में वापस लौटाना है। तो चौथा स्टेप जो है, चौथा चरण जो है विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, उसके द्वारा मिट्टी में स्थित नाइट्रेट, नाइट्राइट आदि को फ्री नाइट्रोजन में बदल दिया जाता है कुछ जीवाणु या बैक्टीरिया की सहायता से। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बदल के उसका उपयोग किया जाता है और उपयोग करने के बाद पुनः उसको वायुमंडल में लौटा दिया जाता है एक चक्र के माध्यम से, एक साइकिल के माध्यम से, जिसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। तो हम लोग इसको अभी डिटेल्स में भी देखेंगे किस तरह से ये होता है। देखिए हम लोग पहला चरण जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग अभी देखें कि इस क्रिया द्वारा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का सरल एवं घुलनशील अकार्बनिक यौगिक जैसे अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट में परिवर्तन किया जाता है। तो ये परिवर्तन जो है वो 3 प्रकार से, 3 विधियों द्वारा हो सकता है। तो फर्स्ट विधि है जो भौतिक विधि, भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। दूसरा है जैविक प्रक्रिया द्वारा जो जीवाणुओं की सहायता से की जाती है, और तीसरा है औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा। तो मेनली जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो होता है वो मुख्य रूप से जैविक प्रक्रिया यानी जीवाणुओं के सहायता से की जाती है। तो हम लोग बारी बारी से तीनों क्रियाओं के बारे में देखेंगे किस तरह से होती है। तो विद्युत विसर्जन, जो भौतिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है, भौतिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वो विद्युत विसर्जन द्वारा होती है। तो विद्युत विसर्जन हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, यानी जब बिजली कड़कता है, बिजली चमकता है, उस समय ऊर्जा जो निकलती है, तो उस ऊर्जा के कारण नाइट्रोजन जो है वातावरण में वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बना लेते हैं, और जब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स पानी में, जल वाष्प में घुलते हैं तो नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड बनता है, और ये नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड जो है वो वर्षा के जल के साथ मिट्टी में पहुंचते हैं और खनिज लवणों जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि के साथ संयुक्त होकर नाइट्रेट लवण, इन तत्वों का लवण के रूप में
खनिज लवण के रूप में, नाइट्रेट के लवण के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं, जिनको पौधे जो है वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग कैसे होता है ये प्रक्रिया। तो सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिसके लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो बिजली के चमकने से वो ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो पुनः ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो रेन वाटर या जलवाष्प के साथ मिलके नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड का निर्माण करता है, और इसको हम लोग अम्ल वर्षा भी कहते हैं, क्योंकि अम्ल के रूप में बारिश होती है अम्ल के साथ, इसलिए अम्ल वर्षा भी कहते हैं। और ये नाइट्रिक एसिड नाइट्रस एसिड जो है वो खनिज लवण के साथ, कैल्शियम के साथ, पोटेशियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ संयुक्त होकर कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट बनाता है, जो पौधे जिसको आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो है जैविक प्रक्रिया द्वारा, बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, इसमें दो प्रकार के जीवाणुओं से यह क्रिया होती है। फर्स्ट है स्वतंत्र जीवी जीवाणु या बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया, और दूसरा है सहजीवी जीवाणुओं और बाय सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। तो स्वतंत्र जीवी जीवाणुओं द्वारा 30% जैसा, और सबसे ज़्यादा सहजीवी जीवाणुओं द्वारा यानी 70% जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है वो मेनली इसी प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्वतंत्र जीवी जीवाणुओं द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का परिवर्तन नाइट्रेट या घुलनशील सरल यौगिकों में किस प्रकार होता है। तो मिट्टी में ये स्वतंत्र रूप से निवास करते हैं ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु, और विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो हैं उनका नाम है क्लोस्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, रोडोस्पिरुलम और एनाबिना और नॉस्टॉक जो है वो ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, ये भी इस क्रिया में मदद करते हैं। इनको भी स्वतंत्र जीवी जीवाणुओं में रखा गया है। तो ये क्या करते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इनमें ये क्षमता होती है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ये ग्रहण कर पाते हैं अपने शरीर में, और स्वयं ही प्रोटीन का निर्माण अपने शरीर में कर लेते हैं। और जब इनकी मृत्यु होती है तो इनके शरीर में उपस्थित नाइट्रोजन युक्त यौगिक नाइट्राइट, अमोनिया नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में मिला दिए जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया के रूप में परिवर्तित होकर मिट्टी में आ जाता है। दूसरा जो तरीका है नाइट्रोजन स्थिरीकरण का, वो है सहजीवी जीवाणुओं या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा। तो ये बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं और किस प्रकार नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने में, नाइट्राइट में बदलने में मदद करते हैं, देखेंगे हम लोग। तो दलहन जाति के पौधे जो हैं, चना, मसूर, मूंग, अरहर, जिनसे हम लोगों को दाल प्राप्त होता है, तो उनकी जड़ों में, उन पौधों की जड़ों में ये नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठें पाई जाती हैं, जिसमें सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं। ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया वहाँ पाए जाते हैं। और इनमें क्या क्षमता होती है कि ये वायु में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, जिसको कि पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार पौधों को नाइट्रेट प्राप्त होता है, और बदले में जो बैक्टीरिया हैं, जो जीवाणु हैं, उनको भोजन पौधे उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार दोनों एक दूसरे को मदद करते हैं, दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हुए एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इनको सहजीवी जीवाणु या सहजीवी जीवन व्यतीत करने वाले जीव के रूप में जानते हैं हम लोग। तो ये बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम रेडिसिकेमेला
इसका नाम तुम लोग याद रखोगे। जितने भी बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करते हैं, अमोनीकरण में मदद करते हैं, विनाइट्रीकरण में मदद करते हैं, उन सारे बैक्टीरिया जीवाणु का नाम याद रखोगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों को आता है। जो विधि है औद्योगिक प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, जिसमें क्या होता है देखो, जब औद्योगिक दहन होता है या गाड़ियों से निकलने वाली गैस से, दावानल, बिजली उत्पादनकारी संयंत्रों आदि से नाइट्रोजन जो है वायुमंडल का, वो ऑक्साइड्स उसका बन जाता है और ये हवा में मिला दिए जाते हैं। और इस तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हवा में इनके द्वारा मिला दिए जाते हैं। ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो है वो जल वाष्प से, पानी से प्रतिक्रिया करके और क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। और जब ये एसिड वर्षा के जल के साथ मिट्टी में पहुंचता है तो हम लोग इस क्रिया को क्या कहते हैं, एसिड रेन या अम्लीय वर्षा। तो जब ये एसिड जो है वो वर्षा के जल के साथ मिट्टी में पहुंचता है तो ये खनिज लवणों के साथ संयुक्त होकर नाइट्रेट लवण बना लेते हैं। तो लवण की प्रतिक्रिया जब इन एसिड्स के साथ होती है तो नाइट्रेट लवण बनता है और ये नाइट्रेट लवण पौधे आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम लोग देखें कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा वायुमंडल का जो नाइट्रोजन था जिसको पौधे ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, उनको सरल और घुलनशील और कार्बनिक यौगिकों नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया के रूप में रूपांतरण हो गया। अब पौधे इनका उपयोग किए, उपयोग करने के बाद उनके शरीर में इनके द्वारा प्रोटीन का निर्माण हुआ, जिसको जंतु ग्रहण किए और ये जंतु प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो इस तरह से नाइट्रोजन पौधे से जंतुओं तक पहुंच गया। अब जंतु और पौधों की जब मृत्यु होती है या ये जंतु और पौधे में उत्सर्जन क्रिया होती है तो ये जो प्रोटीन है या कार्बनिक यौगिक है उनका अमोनीकरण होता है और अमोनीकरण के द्वारा ये प्रोटीन या जो जटिल कार्बनिक यौगिक हैं वो अमोनिया के रूप में बदलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अमोनीकरण या अमोनिफिकेशन। और इस क्रिया में जो बैक्टीरिया मदद करता है उसका नाम क्या है, बैसिलस माइकोइड्स, बैसिलस वल्गेरिस। तो देखो दूसरा प्रक्रिया जो है अमोनीकरण, उसको कैसे लिखोगे, जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन का बैक्टीरिया द्वारा विघटन से अमोनिया बनने की क्रिया को अमोनिफिकेशन या अमोनीकरण कहते हैं। पौधे तथा जंतुओं के मरने के बाद, क्योंकि अब नाइट्रोजन कहाँ तक पहुँच चुका है, पौधे से जंतुओं तक भी पहुँच गया है, पौधों में भी पहुँच गया है। तो उनके मरने के बाद उनके मृत शरीर के सड़ने गलने से उनके शरीर में उपस्थित जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा, कौन सा बैक्टीरिया है, बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस वल्गेरिस, ये सब नाम तुम लोग हमेशा याद रखोगे। ये अमोनीकरण में मदद करता है और इनके द्वारा ये प्रोटीन जो है वो अमोनिया में बदल दिए जाते हैं। तो इन बैक्टीरियाज को जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स को अमोनिया में बदल देते हैं उनको एमोनिफाइंग बैक्टीरिया या अमोनीकरण जीवाणु के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है नाइट्रीकरण। तो उसमें क्या होता है देखो, अब अमोनिया बन गया है, नाइट्रोजन अमोनिया के रूप में अब उपस्थित है। तो नाइट्रीकरण में क्या होता है, अमोनिया से नाइट्रेट तथा नाइट्राइट बनने की क्रिया को नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और यह प्रक्रिया भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की सहायता से, नाइट्रीफाइंग या नाइट्रीकरण जीवाणुओं की सहायता से ये काम होता है। अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट बनने का काम जो होता है वो
इन जीवाणुओं की मदद से होता है, जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया या नाइट्रीकरण जीवाणु कहते हैं। तो ये क्रिया जो है वो 2 स्टेप में होती है। सबसे पहले अमोनिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, याद रखोगे, अमोनिया जो है वो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के मदद से नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखो, अमोनिया से नाइट्राइट बना फर्स्ट, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया के जीवाणु की मदद से। और दूसरा स्टेप में क्या होता है, ये नाइट्राइट जो है वो नाइट्रोबैक्टर जीवाणु की सहायता से नाइट्रेट में बदल जाता है। तो इस प्रकार अब जो नाइट्रीकरण क्रिया हुआ उसमें अमोनिया किस रूप में आ गया, नाइट्रेट के रूप में, और ये नाइट्रेट कहाँ पहुँच गया, मिट्टी में। तो इस प्रकार मिट्टी में से जो नाइट्रेट लवण ग्रहण किए थे पौधे, वो पुनः मिट्टी में आ गए। अब क्या होता है, चौथा जो प्रक्रिया होता है विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन, तो उसमें क्या होता है कि मिट्टी में स्थित नाइट्रेट या नाइट्राइट आदि जो फ्री नाइट्रोजन में बदलते हैं उसे विनाइट्रीकरण क्रिया कहते हैं। अब मिट्टी में जो नाइट्रेट नाइट्राइट पहुंचा दिए गए हैं वो क्या होता है, नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन के रूप में वायुमंडल में पुनः वापस कर दिए जाते हैं। किस क्रिया के द्वारा, विनाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा। इस प्रकार विनाइट्रीकरण क्रिया के द्वारा ये चक्र पूरा कंप्लीट होता है। तो विनाइट्रीकरण करने में कौन से जीवाणु मदद करते हैं, ये भी याद रखोगे, सूडोमोनास, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जीवाणु इन विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन या नाइट्रोजन त्याग करने में, वातावरण में नाइट्रोजन का त्याग करने में, पुनः वातावरण में नाइट्रोजन को लौटाने में मदद करते हैं। इस प्रकार ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नाइट्रोजन चक्र का महत्व। तो हम लोग यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें जो नाइट्रोजन चक्र के द्वारा होती है उसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट देखो, यह इकोसिस्टम में या वायुमंडल में इस नाइट्रोजन चक्र के द्वारा नाइट्रोजन का संतुलन बना रहता है। नाइट्रोजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए उतनी बरकरार रहती है। दूसरा देखो कि इसके चक्रीय विधि के द्वारा नाइट्रोजन जीवों तक पहुंचता है, जिसके द्वारा जीवों में प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन निर्माण के लिए ये नाइट्रोजन जो है वो बहुत ही ज़रूरी तत्व है, और जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। तीसरा पॉइंट देखो, नाइट्रोजन के द्वारा एंजाइम्स, हार्मोन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, बहुत सारी जैविक रासायनिक पदार्थ जो है उनका निर्माण होता है, और इस तरह से नाइट्रोजन इन कार्यों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। 4 नंबर देखो, प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य जो जीवन का भौतिक आधार माना जाता है, तो उसके निर्माण के लिए भी ये नाइट्रोजन और प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इस प्रकार हम लोग नाइट्रोजन चक्र देखे, उसके महत्व को देखे। अब हम लोग देखेंगे कि मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन चक्र है, नाइट्रोजन साइकिल चल रहा है, वो किस प्रकार डिस्टर्ब हो रहा है, किस प्रकार उसमें नुकसान पहुंचाया जा रहा है मानव जाति के द्वारा, और उसका किस प्रकार कुप्रभाव, उसका किस प्रकार दुष्परिणाम जीव जंतुओं पर, वातावरण पर और मनुष्य के ऊपर पड़ रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि जनसंख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण खाद्य की जो समस्या है, खाद्य संकट जो है वो भी बढ़ता जाता है, जिसके कारण उसको निपटने के लिए मनुष्य क्या करते हैं, नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग दिनों दिन बढ़ाते जा रहे हैं, जिसमें यूरिया, अमोनिया, नाइट्रेट आदि उर्वरक महत्वपूर्ण है। तो ये उर्वरक क्या करते हैं, जब मिट्टी में उपस्थित विभिन्न प्रकार के अन्य लवणों के साथ प्रतिक्रिया करके धातु का नाइट्रेट, धात्विक नाइट्रेट का निर्माण कर लेते हैं, और ये नाइट्रेट आगे जब विघटित होते हैं, टूटते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO जैसे गैस वातावरण में मुक्त करते हैं। और ये गैस
क्या करते हैं, जब पृथ्वी का सूर्य का जो सौर ऊर्जा है, सूर्य का जो सौर विकिरण है, उनको वातावरण में रोक लेते हैं, उनको अवशोषित कर लेते हैं, उनको फिर वायुमंडल में वापस लौटने नहीं देते। तो जिसके कारण वायुमंडल का तापक्रम जो है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रदूषण की समस्या में भी वृद्धि हो रही है। तो वातावरण में जो तापक्रम बढ़ता जा रहा है लगातार, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैश्विक तापमान का बढ़ना, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके कारण प्रकृति में लगातार बदलाव आ रहा है, वातावरण में लगातार बदलाव आ रहा है, वातावरण का तापमान बढ़ रहा है और जिसके कारण ग्लेशियर्स जो हैं, ग्लेशियर वो पिघल रहे हैं, जिसके कारण बाढ़, सूखा जैसी समस्या जो है वो दिनों दिन बढ़ रही है। इसके साथ ही नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो हवा में उपस्थित जल के साथ घुलकर नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनाते हैं, जो वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा या एसिड रेन के रूप में धरती पर पुनः गिरते हैं। और अम्ल वर्षा में जो नाइट्रिक अम्ल की मात्रा होती है वो 30% जैसी होती है और इस अम्ल का प्रभाव मिट्टी पर, वनस्पति पर, पानी पर, जीव जंतुओं पर, मानव संपदा पर लगातार पड़ता है। तो यह वर्षा जल और मिट्टी दोनों को दूषित करती है और अम्लीय वर्षा जो है वो जल, मिट्टी दोनों को दूषित करती है, जिससे जलीय जीव, मिट्टी में रहने वाले जीव, इन सब का जीवन जो है वो संकट में पड़ रहा है और वनस्पतियाँ जो है वो लगातार नष्ट हो रही हैं, क्योंकि जब अम्ल वर्षा होती है तो मिट्टी की अम्लीयता जो है वो बढ़ती रहती है और जिसके कारण मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है, फर्टिलिटी है, यानी अनाज उत्पन्न करने की, फसल उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो दिनों दिन नष्ट हो रही है। तो अम्ल वर्षा के कारण सरोवर, झील आदि भी सूख रहे हैं और ऐतिहासिक इमारतों पर भी इसका बुरा, जो कि संगमरमर के बने हुए ऐतिहासिक इमारत हैं, उनके साथ जब अम्ल की प्रतिक्रिया होती है तो उनको भी काफ़ी नुकसान पहुंचता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसें जब मनुष्य के श्वसन क्रिया द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है तो श्वसन संबंधी अनेक बीमारियां मनुष्य में उत्पन्न कर देती हैं और साथ ही रक्त के हीमोग्लोबिन में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसको भी कम कर देती हैं, जिसके कारण अनेक समस्याएं उत्पन्न होती है और इसके कारण हृदय संबंधी रोग, यहाँ तक कि कभी कभी हृदय गति रुकने जैसी स्थिति भी, खतरा भी पैदा हो जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि मानव क्रियाकलापों के द्वारा नाइट्रोजन चक्र जो है प्राकृतिक तरह से मनुष्य उसको नाइट्रोजन चक्र को क्षति पहुंचा रहा है और किस तरह से इसको डिस्टर्ब कर रहा है, जिसका परिणाम संपूर्ण जीवधारियों को भुगतना पड़ रहा है। तो इससे निपटने के लिए इस पे ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ तक हम लोग नाइट्रोजन चक्र को कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट वातावरणीय प्रदूषण, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे।